6 जून 2025 को एक महिला अपनी ढेर सारी बकरियों को लेकर बकरी चराने के लिए निकलती है। जैसे ही वो खेत में पहुंचती है, बकरियों को छोड़ देती है और बकरियां इधर उधर चढ़ते चढ़ते घास खाते खाते कुछ बकरियां झाड़ियों में निकल जाती हैं। अब ये सुनसान जगह था, झाड़ियां भी थी जहां पे बकरी तमाम रूप से अलग अलग दिशाओं में बढ़ती चली जा रही थी। जो महिला थी उसके साथ एक छोटा सा बालक, उसका बेटा भी था, बच्चा भी था। अब महिला जब 1-2 घंटे वहां पे रुकती है, अपनी बकरियों को जमा करने लगती है क्योंकि शाम का वक्त हो रहा था, उसे घर भी जाना था। तब अपने बेटे को कहती है, जो कि छोटा सा है, महज 7 या 8 साल का होगा, वो अपनी सारी बकरियों को अब इकट्ठा करने लगता है। झाड़ियों में छुपी हुई जो बकरियां होती हैं उसे भी ढूंढ ढूंढ कर लाता है और जब झाड़ियों में जाता है बकरी को पकड़ने, तब वहीं पे देखता है एक ऐसी लाश जो ऐसी विवध दशा में थी जिसे देखकर हर कोई डर जाए। बालक, जो वो बच्चा है, जोर जोर से चिल्लाता है, माँ माँ आवाज़ लगाता है। जब उसकी माँ अपने बेटे के पास डर के पहुँचती है कि आखिर बात हुई तो हुई क्या है, तब वहाँ जाकर देखती है कि एक लाश पड़ी है जो नीले रंग की जीन्स और चेक का शर्ट पहने हुए है। लेकिन उस लाश को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है, पीटा गया है कि अभी भी गले पे धारदार हथियार के निशान और जिस हथियार से वार किया गया है वो हथियार अभी भी सर की हड्डी से चिपका हुआ है, यानी धंसा हुआ है। जैसे ही महिला ये दृश्य देखती है, घबराती है और दोनों माँ बेटा वहां से भागना शुरू करते हैं। वो दोनों चीखते हैं, चिल्लाते हैं। गांव के कुछ लोगों तक जब ये खबर पहुंचती है कि एक माँ बेटा खेत से दौड़ते हुए, भागते हुए, चिल्लाते हुए, घबराई अवस्था में जोर जोर से लोगों को आवाज लगा रहे हैं, तब लोगों का जमावड़ा वहां पे जुटना शुरू हो जाता है। गांव के लोगों को ये महिला बताती है कि एक लाश उस झाड़ी के पीछे है। तब गांव के तमाम लोगों तक ये बात पहुंचती है और भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा होकर जब उस झाड़ी के पास उस जाकर के लाश को देखा जाता है, तब उनमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो उस मरे हुए आदमी की शिनाख्त कर सके। और इस कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि आखिर एक ऐसा दर्दनाक मर्डर हुआ तो हुआ किसका है, और कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी या सच्ची घटना मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है 6 जून 2025 से। दोपहर 3 बजे का समय हो रहा था और जगह पड़ता है यूपी का काशीनगर। यूपी में जो कुशीनगर है, माफ करिएगा, यहीं पे काशी सर्कल लगता है। काशी सर्कल के पास हाटा थाना क्षेत्र है जहां का एक गांव लगता है सकरौली। सकरौली गांव के वार्ड नंबर 4 के लगभग मजहला नाला के पास के क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां पे एक महिला जो है बकरियों को चराने का काम करती थी, अपनी बकरियों को चराने के लिए ले जाया करती थी। और वो जब निकलती है अपने घर से बाहर उस दिन, जो 6 जून 2025 की दोपहर 3 बजे का समय होता है, तब कुछ वक्त बाद ही उसको जो एक ऐसी बॉडी मिलती है, एक ऐसी घटना के बारे में उसको पता चलता है कि एक ऐसा इंसान जो कि लगभग देखने में 55 साल के आसपास लग रहा है, अधेड़ उम्र का है, उसे मार कर कोई झाड़ियों के पीछे फेंक गया है। तब जब लोग जुटना शुरू होते हैं, गांव के लोग आना शुरू होते हैं, तब अब यहाँ से गांव के मुखिया को पता चलती है और यहीं पे सवासत मुखिया रहती हैं जिनका नाम है शशि चौधरी। वो मौके पे आती हैं और मौके पे आने के बाद सभी लोग को समझाया बुझाया जाता है। कुछ लोगों से पूछा भी जाता है क्या वो इस आदमी की डेड बॉडी जिसकी पड़ी है उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। सभी लोग मना कर देते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है जो इस डेड बॉडी को पहचान सके या किसी परिवार से वो हो। इसके बाद नज़दीकी पुलिस थाने को तुरंत ही सूचना दी जाती है। नज़दीकी पुलिस थाने से तुरंत ही लोग आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कुंदन कुमार सिंह होते हैं जो कि काशी सर्कल ऑफिसर हैं, साथ ही राम सिंह चौहान होते हैं जो हाटा
थाना क्षेत्र के SHO साहब होते हैं, अपनी पूरी टीम के साथ मौकाए वारदात जहां पे घटना घटी है वहां पहुंच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम और सभी फॉरेंसिक जांच की जो टीम होती है वो इस घटना स्थल पे पहुंचती हैं और सारी ही चीजें रिकवर करने की कोशिश करती है, जो कि इस हत्या के पीछे के कारण की वजह को समझा सके या फिर उसका पता लगाया जा सके। जो डेड बॉडी होती है इस मृतक की, उसे उठाया जाता है नजदीकी अस्पताल, इसके पोस्टमार्टम के लिए जो बॉडी होती है उसे भिजवा दिया जाता है। तमाम नजदीकी पुलिस थाने तक इस बॉडी की फोटो खींच करके सर्कुलेट की जाती है ताकि कोई ना कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर आसपास के किसी थाने क्षेत्र में भी दर्ज कराई गई हो तो इस व्यक्ति की पहचान हो सके, क्योंकि सबसे प्रथम दृश्य यही था पुलिस के लिए कि इस व्यक्ति की पहचान हो सके, ये व्यक्ति कहाँ का है, रहने वाला कहाँ का है और यहाँ पे इसे मारकर फेंकने की वजह आखिर है तो है क्या। इस मकसद से पुलिस इस व्यक्ति की तमाम फोटो खिंचवा करके अपने पोर्टल पे भी डालती हैं और साथ ही नजदीकी पुलिस थाना क्षेत्र के अलग अलग जिलों में भी सर्कुलेट कर दिया जाता है। इधर हाटा थाना क्षेत्र के जो HSO साहब होते हैं राम शाह चौहान, ये तुरंत ही FIR दर्ज करते हैं। FIR की जो धारा होती है वो लगाई जाती है 365/2025, BNS की धारा 103/1 और 238 BNS की धाराएं के तहत मुकदमा दर्ज करा जाता है और इसके बाद छानबीन और तफ्तीश करने की अगली प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। 1-2 दिन बीत जाते हैं, लगातार दिन बीतते चले जाते हैं और पुलिस कोशिश करती रहती है, आसपास के थाना क्षेत्रों से संपर्क करती है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान सामने आए जो इस लाश की शिनाख्त कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लगभग 20 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद पुलिस के पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आती है और सेंट्रल पोर्टल के थ्रू आती है। जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास पहुंचती है तब पुलिस के पास एक जानकारी आती है कि ये जो इंसान है ये 45 वर्ष के आसपास का है, इसका नाम इंदर कुमार तिवारी है। फिर जब इस व्यक्ति के निवास स्थान का पता लगाया जाता है तो जब इसका जो एड्रेस होता है वो निकल कर आता है पडवार खितोला और इसके साथ ही थाना लगता है मिझोली थाना क्षेत्र का जबलपुर एक इलाका है जहां जो मध्य प्रदेश के अंदर ही है। इसी इलाका क्षेत्र का ये आदमी है जो कि 45 साल का है, इंदर कुमार, और इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है इसके भाई अजय कुमार ने करवा रखी है। अजय कुमार तिवारी ने 8 जून 2025 को FIR दर्ज कराया था उसके भाई की गुमशुदगी को लेकर। अब तुरंत ही जो यूपी पुलिस होती है उत्तर प्रदेश की, वो एक टीम गठित करती है और तुरंत ही यहाँ से सीधे मध्य प्रदेश के लिए रवाना होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर ये पहुँचती है और सीधे अजय कुमार तिवारी से संपर्क साधती है। जब अजय कुमार तिवारी से संपर्क करा जाता है तब उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके भाई जो लापता हैं उनका फोटो मिल सकता है। तब अजय कुमार अपने बड़े भाई का फोटो निकाल करके पुलिस को सौंपती है और तब मिलान कराया जाता है कि जो मृतक के फोटो को खिंचवाया गया था और जो ये भाई से उसके फोटो मिला था, ये दोनों का पहचान बिल्कुल सेम हो जाता है और इसी वजह से पता लग जाता है कि वो जो डेड बॉडी यूपी में पाई गई है वो किसकी है। इसके बाद अब थोड़ा सा इंदर कुमार के बारे में जानने समझने की पुलिस कोशिश करती है। तब पता चलता है कि जो इंदर कुमार है ये काफ़ी ज़्यादा संपत्ति वाला परिवार है इसका और इससे ये बिलोंग करता है। लगभग 18 एकड़ के आसपास उसकी जो है पूरी ज़मीन जायदाद है। वैसे तो वो किसानी का भी काम करता है लेकिन वो टीचर भी है, यानी शिक्षक के तौर पे उसकी बहाली भी है और अभी वो शिक्षक के पद पे तैनात है। लेकिन वो पिछले 8 जून से लापता है। घर से वो निकला था ये कहकर कि वो शायद किसी लड़की से संपर्क करने जा रहा है जिसे वो पसंद करता है और शायद वो शादी के मनसे को बना करके अपने घर से निकला था, ऐसे उसके भाई को जानकारी थी थोड़ी सी। और वो लड़की रहने वाली यूपी की है, यानी उत्तर प्रदेश की है। अब उसके बाद इंदर कुमार के कॉल डिटेल्स निकलवाए जाते हैं। CDR डिटेल्स उस दिन का निकाला जाता है जिस दिन उसकी
मौत हुई थी, यानी जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उसके लास्ट 6 डेज या 7 डेज के जब CDR डिटेल, कॉल डिटेल को खंगाला जाता है तब पता चलता है 6 जून 2025 के पहले उसकी बात कुछ लोगों से हुई है जो कि उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अब जब कुछ नंबर मिल जाते हैं पुलिस को जिस पे सबसे ज़्यादा कॉल किया गया है या फिर कॉल आया है, तब उनमें से कुल 3 नाम जो होते हैं वो सबसे ऊपर लिस्ट में शामिल होते हैं जिस पे सबसे ज़्यादा बात की गई है। लास्ट टाइम भी जब ये बॉडी वहाँ पे बरामद हुई है उसके कुछ घंटे पहले भी कॉल पे इस इंसान से बात की गई है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसमें कि साहिबा बानो नाम की एक महिला है जो कि मिथा बेल नाम का एक जगह है, थाना क्षेत्र लगता है जंघा, और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। साथ ही जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके बारे में पता चलता है शमसुद्दीन अंसारी नाम का। ये शमसुद्दीन अंसारी जो है वो कौना जंघा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और सोनवर्षा जिला लगता है जहां का ये रहने वाला है, जो कि गोरखपुर में ही है। और जो तीसरा व्यक्ति है वो है कौशल कुमार गौड़ जो कि संदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, गौरी बाजार देवरिया का। और ये सारे ही देवरिया जिला भी जो है उत्तर प्रदेश में ही है। ये 3 व्यक्तियों का जब पता चल जाता है तब तीनों से संपर्क साधा जाता है। पुलिस बिल्कुल अननोन पर्सन बनकर इन तीनों से बात करती है और इन तीनों के घर रवाना कर दिए जाते हैं पुलिस की टीम और इनको तुरंत ही हिरासत में लिया जाता है शक के बिना पे। इसके बाद इनसे जब पूछताछ किया जाता है तब पूछताछ में ये तीनों ही अलग अलग बयान देते नजर आ रहे थे, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है तब मामले का खुलासा होता है कि आखिर इंदर कुमार से इनके लिंक है तो है क्या और ये किस वजह से उसके संपर्क में था। तब पता चलता है कि जो महिला है जिसका नाम बताया जा रहा है साहिबा बानो, एक्चुअली में ये लव मैरिज करके मुस्लिम बिरादरी से पहले बिलोंग करती थी, लेकिन अब इसने नाम चेंज कर लिया है और इसने लव मैरिज किया था कौशल कुमार गौड़ से, जिसके बाद ये अपना नाम खुशी तिवारी के नाम से रखी जाती है और जानी जाती है। अब ये जो कौशल है और जो खुशी है ये बहुत ही आम परिवार से, मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। लव मैरिज करने की वजह से फैमिली सपोर्ट भी इनके पास नहीं था और शादीशुदा होने के बावजूद जब इसने अपनी मर्जी से लव मैरिज लड़की ने कर लिया था तब उसके बाद ये कूड़ा घाट इलाका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। जो पति है वो अपने काम पे चला जाता था, जो पत्नी है वो अपने घर का काम करती थी और बाकी बचे हुए समय में मोबाइल फ़ोन चलाती थी जिस पे रील्स देखा करती थी। एक दिन उसे एक रील दिखाई देता है जो कि अनिरुद्ध आचार्य का होता है, जो कि महाराज अनिरुद्ध आचार्य हैं, जो कि भागवत कथा कराने के लिए जाने जाते हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे थे एक दिन एक जगह, जहां की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो जाती है और जिसमें एक शख्स जो होता है वो यही इंदर कुमार होता है। इसने अपने जुबान से ये बात बोली थी कि उसके पास 18 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी उसको रिश्ता नहीं मिल रहा है, उसकी अधेड़ उम्र हो चली है, लेकिन लड़की ना मिल पाने की वजह से उसकी शादी नहीं हो रही है। और इस पे महाराज जी ने उससे सवाल भी पूछे थे कि क्या लड़की वालों को आपका इतना संपत्ति दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लड़की वालों को ये दिख नहीं रहा है कि आप सक्षम परिवार से बिलोंग करते हैं और उसके बाद भी आपको लड़की नहीं मिल रही है। बस इतनी सी छोटी सी क्लिप है जो कि वायरल हो जाती है और जो कि सीधे इस खुशी तिवारी को भी दिखाई देती है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी ये मध्य प्रदेश के रिमझा गांव में हो रही थी और यहीं का एक जो सीन है, एक जो छोटा सा क्लिप है जो कि ये बातचीत इंदर कुमार और महाराज के बातचीत की क्लिप होती है, ये वायरल हो जाती है और सीधे जब खुशी को ये रील दिखाई देता है तब उसके शैतानी दिमाग में अब षड्यंत्र रचने की साजिश शुरू हो जाती है। वो अपने पति को कन्विंस करती है और कहती है कि तुम अपना नाम बदल कर इस आदमी से मिलो जो कि
उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की दूरी लगभग दोनों के घर की 600 किलोमीटर की दूरी पे थी और कन्विंस करती है कि इसे जा करके झांसा दिलाओ कि एक लड़की है उत्तर प्रदेश में जो इससे शादी करने को तैयार है। और ये जो सीमा थी, इसने अपने पति को भाई बना करके सीधे भेज दिया इंदर कुमार के घर के इलाके में और सीधे जा करके वो इंदर कुमार से मिलता है। इंदर कुमार से मिलने के समय खुशी के पति ने अपना नाम कौशल बताया था। उसने जाकर बताया इंदर कुमार को कि उसकी बहन का रिश्ता वो उससे करवाना चाहते हैं इंदर कुमार से। बहन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उसके फोटो को दिखाया जाता है और इधर दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। ये 27 मई 2025 के आसपास की बात है जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फोटो एक्सचेंज किए जाते हैं, नंबर एक्सचेंज किए जाते हैं और इंदर कुमार जो ये कौशल बन के जाता है, कौशल कुमार जो है ये संदीप बन के जाता है और दोनों आपस में बातचीत करते हैं, टाइम बिताते हैं और इंदर कुमार खूब खातिरदारी करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। और उसके बाद ये दोनों जो है नंबर एक्सचेंज करने के बाद वहाँ से जो है ये जो संदीप है वो रवाना हो जाता है अपने घर की ओर। इधर जो लड़की का नंबर था वो भी इंदर कुमार को वो दे करके आता है और लड़की से डायरेक्ट बातचीत होना इंदर कुमार की शुरू हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बातचीत चलती रहती हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ोन पे ही पसंद करने लगते हैं और इधर इंदर कुमार भी सहमत थे शादी करने के लिए खुशी से। अब इधर जब दोनों के बीच में ही बातचीत ठीक ठाक हो जाती है, शादी का फैसला ले लिया जाता है, तब उसके बाद जो है लड़की का कहना होता है खुशी का कि उसे आना पड़ेगा उसके घर उत्तर प्रदेश और उसके भाई से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि घर परिवार में जब बातचीत हो जाएगी तो अच्छे से फिर शादी का निर्णय लिया जा सकेगा। और परिवार में परिवार के नाम पे केवल उसका भाई है जो कि रिश्ते की बात लेकर इंदर कुमार के पास गया था संदीप के नाम से। अब इंदर कुमार जो है तय समय पे एक दिन, एक टाइम, एक डेट फिक्स्ड करते हैं कि उस दिन वो उत्तर प्रदेश लड़की के परिवार वालों से बात करने के लिए जाएंगे। 27 मई 2025 को पहली बार जो संदीप है यानी कौशल जो है नाम बदलकर संदीप बनकर जो मिलता है इंदर कुमार से, वो दिन था 27 मई 2025 का। बात करते करते लगभग आधे महीने से ऊपर 15-20 दिन गुजर जाते हैं। 2 जून 2025 को ये फैसला लिया जाता है कि जो इंदर कुमार है वो उत्तर प्रदेश परिवार से मिलने लड़की के जाएंगे। 2 जून 2025 को इंदर कुमार जो है वो गोरखपुर पहुंच जाते हैं। वहां पे उनके स्वागत में लड़की और लड़की के परिवार के नाम पे उसका भाई बनकर उसका खुद का पति अब इंदर कुमार से मिलते हैं। दोनों के बीच में बातचीत होती है। बातचीत के बाद रिश्ता पक्का हो जाता है। 3 जून 2025 को अब ये दोनों ही मिल करके ये फैसला लेते हैं कि इंदर कुमार की जो संपत्ति है यानी कि जो 18 एकड़ की उसकी संपत्ति है, जब शादी हो जाएगी तो वो खुशी के नाम पे भी चढ़ जाएगी। यानी कि इंदर कुमार को कुछ भी कभी भी होता है तो उसकी सारी संपत्ति की जिम्मेदारी जो होगी वो सीधे उसकी पत्नी की हो जाएगी यानी खुशी तिवारी की हो जाएगी। और ये हलफनामा जो होता है, ये हलफनामा जो होता है 3 जून 2025 को कोर्ट से बनवा लिया जाता है। उसके बाद सीधे यहीं से हलफनामा बनवाने के बाद एक गाड़ी बुक कराई जाती है जिसका नंबर होता है UP 53 EZ6129। इस नंबर की गाड़ी में सीधे ये तीनों जो हैं सवार हो जाते हैं। उस गाड़ी में पहले से ही बैठा हुआ एक ड्राइवर होता है और वही शमसुद्दीन होता है। जो शमसुद्दीन होता है उसे भी पूर्ण रूप से ये जो है अपने षड्यंत्र में शामिल करते हैं। पहले से ही उसको लालच दे करके रखते हैं कि तुम्हें भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। और इसके बाद ये तीनों ड्राइवर के साथ शमसुद्दीन के साथ बैठकर एक होटल में चले जाते हैं। और ये जो होटल होता है आइडियल होटल के नाम से है, जो कांस्य सर्कल में ही पड़ता है। 5 जून 2025 को ये इस होटल में पहुंचते हैं और होटल में इन्हें स्टे करना था और वो दिन सुहाग रात का तय किया गया था खुशी तिवारी के सहमति से। इसके बाद जब ये चारों वहाँ पे पहुँचते हैं, खाना खाया जाता है। खुशी काफ़ी प्रेम से जो है अपने हो चुके पति इंदर कुमार, क्योंकि इसी होटल के एक कमरे को जो बुक कराया गया था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से खुशी की मांग भर दी जाती है और मंगलसूत्र इंदर कुमार के द्वारा पहना दिया जाता है। कुछ फ़ोटो लिए जाते हैं और ये शादी वहीं पे करा दी जाती है इन दोनों की। एक तरह से ये शादी जो थी
वो दिखावटी शादी थी, नाटक वाली शादी थी, लेकिन इंदर कुमार इसे सच समझ रहे थे। शादी होने के बाद सुहाग रात के लिए इसी होटल में कमरा बुक था और उसके पहले इंदर कुमार को खाना खिलाया जाता है। खुशी तिवारी जब इंदर कुमार को खाना परस रही थी उसके पहले ही इसमें उसने जहर मिला दिया था और वो उसे कुछ पॉइजनस चीज़ जो है वो दे देती है, जिसकी वजह से इंदर कुमार खाना खाते ही बेसुध गिर जाता है। इसके बाद जैसे ही इंदर कुमार बेसुध होता है, बेहोश होता है, मरणासन स्थिति में पहुंच जाता है, वैसे ही अब ये तीनों मिल करके, खुशी, उसका पति और ड्राइवर, तीनों मिल करके उसकी बॉडी को उसी कार में रखते हैं जो बुक कराई गई थी और उस कार में रखने के बाद उसे सीधे सुकरौली के इलाके में ले जाते हैं और वहां जाने के बाद धारदार हथियार से लगातार उस पर वार करते हैं तब तक जब तक कि उसके प्राण निकल नहीं जाते हैं, जब वो बेसुध हो जाता है। ये तीनों तसल्ली से जब पता कर लेते हैं कि इंदर कुमार मर चुका है, तब इसकी बॉडी को झाड़ी में फेंक कर हथियार के साथ ही वहां से भाग जाते हैं और इस वजह से इंदर कुमार की बॉडी जो है वो सुखरौली के झाड़ियों से बरामद होती है। अब जब घटना की पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचती है, तमाम गांव के लोग तक, फिर राज्य तक, फिर प्रदेश और फिर जब आगे के नेता बड़े बड़े इन बातों को सुनते हैं, तब सभी के होश उड़ जाते हैं कि क्या कोई महिला इतनी ज़्यादा खतरनाक साजिश कर सकती है। एक ऐसा वीडियो जो कि वायरल हुआ, एक ऐसा क्लिप जो किसी को भी इतना ज़्यादा देखकर इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, वो एक ऐसी महिला के दिमाग पे हावी हो जाता है जो खुद के पति को भाई बनाती है और फिर संपत्ति हड़पने के चक्कर में एक निर्दोष व्यक्ति की जान भी ले लेती है। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा निंदनीय घटना है। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मैं कहानियाँ बस इसी मकसद से आप सभी को सुनाती हूँ। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित और सचेत रहें। तो इस वजह से कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं आगे भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।